यस, दिस इज सेकंड लास्ट टॉपिक। दो टॉपिक्स इंशाल्लाह आज की क्लास में हम कवर करेंगे। नंबर वन के हमने पढ़ा था एक सब पार्टनर होता है, याद है ना? कौन था सब पार्टनर? वो बंदा जो पार्टनर का शेयर जो है वो अचीव करता है। और एक हम डिस्कस करेंगे माइनर एडमिटेड एज पार्टनर इन प्रॉफिट ओनली। ठीक है, तो ये इंशाल्लाह हम लोग दो टॉपिक्स जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट है, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से दोनों डिस्कस करेंगे जी। सबसे पहले हम लोग बात करते हैं जनाब राइट ऑफ ट्रांसफरी ऑफ अ पार्टनर्स इंटरेस्ट। तो ट्रांसफर ऑफ इंटरेस्ट की हम लोग बेटा बात करते हैं। तो हम कहते हैं कि कोई भी पार्टनर अपनी मौजूदगी के अंदर खुद से अपना शेयर हासिल करके जिसको मर्जी दे, दैट डजंट मैटर। लेकिन अगर कोई बंदा किसी पार्टनर के बिहाफ पे उस पार्टनर का इंटरेस्ट फर्म के अंदर जो भी है, उसका शेयर, उसके हिस्से में जो एसेट्स आते हैं, वो ईच एंड एवरीथिंग जो भी इंटरेस्ट है पार्टनर का, पार्टनर के बिहाफ पे फर्म से अगर डायरेक्टली हासिल करता है तो उसके लिए ज़रूरी है कि तमाम पार्टनर उसकी इजाज़त दें। विद द कंसेंट ऑफ ऑल पार्टनर एक बंदा क्या कर सकता है, अपना किसी पार्टनर के बिहाफ पे राइट रिसीव कर सकता है। ओके, तो यहाँ पे देखिए जी, अ पार्टनर में ट्रांसफर हिज इंटरेस्ट इन द फर्म बाय सेल, मोर्टगेज और चार्ज फुल्ली और पार्शली विद द कंसेंट ऑफ ऑल द पार्टनर्स। अब यहाँ पे जब उसको इंटरेस्ट मिल गया, वो आगे जिसको मर्जी वो पैसे देता फिरे, हमें कंसर्न नहीं है। लेकिन अगर वो ये कहे कि जनाब मेरे बिहाफ पे फलां बंदा पैसे रिसीव करेगा, या मैं अपना इंटरेस्ट जो मेरा इंटरेस्ट है इस फर्म के अंदर, जो मेरा पोर्शन है इस फर्म के अंदर, मैं फलां बंदे को ट्रांसफ़र कर रहा हूँ, ठीक है, वो आइंदा के बाद आप लोगों से पैसे रिसीव किया करेगा। तो हम कहते हैं जनाब इसके लिए ज़रूरी है कि तमाम पार्टनर्स अपनी कंसेंट दें। ओके, एक छोटी सी एग्जांपल, ABC एंड को के नाम से एक फर्म है। अगर इसमें से लेट्स सपोज एक पार्टनर A ये कहता है कि जनाब D मेरा एक दोस्त है, आइंदा के बाद मेरे बिहाफ पे जो भी हमारी फर्म से शेयर आएगा D रिसीव किया करेगा, तो D बन जाएगा ट्रांसफरी ऑफ इंटरेस्ट ऑफ अ पार्टनर, ठीक है, जिसको आप सब पार्टनर कहा करते हैं। और इसके लिए ज़रूरी है कि जो रिमेनिंग पार्टनर्स हैं B एंड C, वो सारे के सारे अपनी कंसेंट दें कि ठीक है भाई, हम अब आइंदा के बाद आपका जो शेयर होगा वो D को देंगे। उसी सिचुएशन में D जो है वो पैसे रिसीव कर सकता है और A जो है वो अपना शेयर ट्रांसफ़र कर सकता है। अच्छा, अब राइट ऑफ ट्रांसफरी टू शेयर ऑफ प्रॉफिट के जो ट्रांसफरी यानी कि मिस्टर D जो है, इसके पास अब क्या राइट है? वो कहते हैं जी, जितना इसके पास ये राइट है कि जितना भी जो भी शेयर बनता है मिस्टर A का, यानी कि ट्रांसफरर पार्टनर का जो भी शेयर बनता है, वो तमाम का तमाम शेयर रिसीव करे। अगर तो चल रही है पार्टनरशिप तब भी, और पार्टनरशिप ख़त्म होने के बाद इसके हिस्से में जो भी एसेट्स आएंगे वो भी ये रिसीव करने की पावर या राइट रखता है। देखिए, द ट्रांसफरी ऑफ पार्टनर्स इंटरेस्ट इज इंटाइटल्ड टू रिसीव द शेयर ऑफ द प्रॉफिट ऑफ द ट्रांसफरिंग पार्टनर। ओके, उसके बाद कहते हैं जी राइट ऑफ ट्रांसफरी ऑन डिसोल्यूशन, कि जनाब जब फर्म डिसॉल्व हो जाए। देखिए बेटा, जब तक फर्म चल रही है, ये जो ट्रांसफरी मिस्टर D है, जब तक फर्म चल रही है, ये फर्म के काम में इंटरफेयर नहीं कर सकता। ये नहीं कह सकता कि बताइए मिस्टर A के हिस्से में कितने पैसे आ रहे हैं, ये बुक्स ऑफ अकाउंट को एक्सेस नहीं कर सकता, ठीक है। ये सिर्फ चुप करके क्या कर सकता है, B और C जितना शेयर देंगे कि जनाब ये इतना A का शेयर बनता है, ये शेयर रिसीव करो, दैट्स इट, जब तक फर्म चल रही है। लेकिन जैसे ही फर्म डिसॉल्व होगी, इसका राइट थोड़ा सा बढ़ जाएगा। इसका राइट क्या बढ़ेगा, ये सबसे पहले B और C से कहेगा मुझे बुक्स ऑफ अकाउंट सिखाओ ताकि मैं देखूं कि A के हिस्से में कितना शेयर आ रहा है एट द डिसोल्यूशन ऑफ द फर्म, ठीक है, जब फर्म खत्म हो रही होगी। ओके, क्योंकि इसको डाउट होगा कि जनाब अगर फर्म खत्म हो रही है तो शायद B और C जो है वो घपला करें कोई ना कोई, तो ये बुक्स ऑफ अकाउंट को असेस करके देख सकता है कि जी मिस्टर A के हिस्से में कितने एसेट्स आ रहे हैं, उसके हिस्से में कितना पैसा आ रहा है, ठीक है। और उसके बाद जितना भी मिस्टर A के हिस्से में पैसा या एसेट्स आएंगे, उनको हासिल करने का राइट भी मिस्टर D के पास होगा। ओके, देखिएगा, पढ़ते हैं। कहते हैं जनाब ऑन द डिसोल्यूशन ऑफ अ फर्म और ऑन रिटायरमेंट ऑफ अ ट्रांसफरिंग पार्टनर, द ट्रांसफरी इज एंटाइटल्ड टू रिसीव द शेयर ऑफ द एसेट ऑफ द फर्म ऑन विच द ट्रांसफरिंग पार्टनर इज एंटाइटल्ड।
कि जितना भी शेयर बनेगा ट्रांसफरिंग पार्टनर का उसको हासिल कर ले अगर फर्म डिसॉल्व हो रही है, ठीक है, या वो बंदा रिटायर्ड हो रहा है। नंबर 2, एन अकाउंट फ्रॉम द डेट ऑफ डिसोल्यूशन फॉर द पर्पज ऑफ असरटेनिंग द शेयर, और उन अकाउंट्स को भी हासिल कर सकता है, अकाउंट्स को भी चेक कर सकता है कि जिसमें, ताकि इसको पता चल सके कि मिस्टर ए के हिस्से में कितना शेयर आ रहा है। गॉट इट? अच्छा जी, इसके बाद हम कहते हैं जनाब रिस्ट्रिक्शंस ऑन ट्रांसफरी, कि ट्रांसफरी के ऊपर मतलब मिस्टर डी क्या क्या काम नहीं कर सकता। तो सबसे पहले मिस्टर डी ये सिर्फ और सिर्फ मिस्टर ए का जो शेयर बनता है उसको हासिल कर रहा है, तो मिस्टर डी अपने आप को पार्टनर नहीं कह सकता, ठीक है, ये अपने आप के साथ पार्टनर का स्टेटस इसको नहीं मिल सकता। नंबर 2 जनाब, कि जब तक फर्म चल रही है तब तक ये फर्म के काम में इंटरफेरेंस नहीं कर सकता, ये आके नहीं पूछ सकता कि भाई बताओ क्या काम चल रहा है, ठीक है, वो चपेड़े मारेंगे इनको टका टका के मुंह के ऊपर, ठीक है, अगर ये जाके पूछेगा उनसे, क्योंकि कानून ने क्या कहा है, अपनी हद में रहो, तुम सिर्फ शेयर हासिल कर रहे हो तो सिर्फ तुम शेयर हासिल करो, तुम्हारा कोई काम नहीं बनता कि आगे बाकी पार्टनर से पूछो कि जनाब भाई क्या चल रहा है यहाँ पे। उसके ही इज नॉट पार्टनर, तो पार्टनर के पास एम्प्लॉयड अथॉरिटी नहीं है। नहीं, शेयर तो हासिल कर रहा है ये मिस्टर डी, बट ही इज नॉट पार्टनर, इसके ऊपर किसी किस्म की इम्प्लॉयड या एक्सप्रेस अथॉरिटी इसके पास नहीं है, ये पार्टनर है ही नहीं। इम्प्लॉयड अथॉरिटी किसके पास होती है? पार्टनर के पास होती ना। जो बंदा पार्टनर नहीं है उसके पास इम्प्लॉयड अथॉरिटी होगी फर्म के लिए? नहीं होगी, तो ये काम भी नहीं कर सकता इसके अंदर, फर्म के अंदर काम इन सेंस के इंटरफेयर नहीं कर सकता, जॉब वगैरह करना चाहे तो कर ले, लेकिन जैसे एक पार्टनर जैसे मिस्टर ए बी और सी से पूछ सकता है कि भाई बताइए क्या काम चल रहा है, हमने कहा था कि ही हैज़ राइट, ठीक है, कानून ने उसको राइट दिया था। मिस्टर ए जो है वो बी और सी से पूछ सकता है कि जनाब क्या काम चल रहा है क्या नहीं, डी जाके इनसे नहीं पूछ सकता। लेकिन हमने एक पॉइंट पढ़ा था कि अगर हमने डीड में कोई और प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो लिखी है लेकिन उसके बाद आप किसी और को एक्सेप्ट कर लेते हो तो वो जो जिसको आपने एक्सेप्ट किया है वो आगे एप्लीकेबल होगी। यहाँ अगर वो डीड पे जो लिखा है उसके अलावा डी को शेयर देंगे तो इसने तो एक्सेप्ट कर लिया ना। समझ आपको आ गई कि आपका पॉइंट जो है वो टोटली यहाँ पे बेसलेस है। नहीं, मैं थोड़ा सा बता देता हूँ। हमने जो पॉइंट पढ़ा था वो पॉइंट बेटा ये था कि अगर डी एज पार्टनर आता है और सारे इसको एक्सेप्ट करते हैं, ठीक है, हमने ये पॉइंट पढ़ा था, ठीक है, जाके दोबारा पढ़ेंगे तो उसमें जब हम पार्टनरशिप चेंज की बात कर रहे हैं कि जो पार्टनरशिप में जो चेंज आएगा कैसे आएगा, हमने कहा था कि कोई नया पार्टनर एडमिट हो और कोई पुराना पार्टनर जा रहा हो तो पार्टनरशिप चेंज होगी, राइट्स एंड रेगुलेशंस वही रहेंगे, रूल्स एंड रेगुलेशंस, ठीक है। हाँ, आप कौन सा पॉइंट? जी आप बताइए कौन सा पॉइंट बता रही हैं? 50-50 अगर दो पार्टनर हैं, हमने 50-50 रेशियो डीड में लिखी है, ठीक है, लेकिन 70-30 पे अगर वो आगे एक्सेप्ट कर लेते हैं प्रॉफिट की शेयरिंग अगले, बिल्कुल ठीक है, तो वो 70-30 30 कंसीडर की जाएगी। यहाँ मैं पूछ रही हूँ कि अगर उनकी डीड में कुछ और लिखी हो और बी और सी जो है शेयर जब डी को देने लगे तो वो अलग रेशियो से दें और डी ने तो एक्सेप्ट कर लिया ना, तो ठीक है, चेंज नहीं होगी। बिल्कुल नहीं। देखिए मैंने भी आपको बताया कि बी और सी जितने भी पैसे दें, डी जो है वो ये नहीं कह सकता कि पैसे कम या ज्यादा मिल रहे हैं, डी के पास कोई राइट नहीं है, ठीक है। ए के पास राइट है क्योंकि ए अभी भी पार्टनर है, ए के पास राइट है कि वो बी एंड सी से जाके पूछ सकता है कि भाई मेरा शेयर इतना बनता है, कम क्यों दे रहे हो, ठीक है। डी के पास कोई राइट नहीं है, ही हैज नो राइट बिकॉज ही इज नॉट पार्टनर। अगर इन्होंने डिसाइड किया था कि आपस में हम 33.33% तीनों के तीनों लेंगे और ये दोनों अब आपस में सारे के सारे जो है वो लेट्स सपोज 70% ये दोनों ले रहे हैं और 30% सिर्फ इसको दे रहे हैं, तो डी इस चीज़ को क्लेम नहीं कर सकता कि 33.33% था। ए क्लेम कर सकता है क्योंकि ए पार्टनर है। अगर ए पार्टनर नहीं है, डिजीज पार्टनर है, ये इसकी डेथ हो चुकी है और डी जो है वो इसका बेटा है और इसको अपने पार्टनरशिप फर्म में से शेयर दे रहे हैं सिर्फ इसलिए कि इसके बाप की जो है वो इन्वेस्टमेंट है हमारी फर्म में और इसको लेकिन 30% दे रहे हैं, तो वो बी और सी कर सकते हैं, डी उसमें क्लेम नहीं कर सकता। ओके, तो डी के पास क्योंकि ना तो स्टेटस है पार्टनर का और ना ही ये किसी किस्म का फर्म के काम में, अगर फर्म कॉन्टिन्यूड है। हाँ, अगर फर्म डिसॉल्व होती तो अभी हमने रूल पढ़ा था कि फर्म डिसॉल्व होती है तो फिर ये अकाउंट्स को चेक करके बता सकता है, देख सकता है कि जिसका कितना शेयर बनता है, लेकिन अगर फर्म कॉन्टिन्यूड है तो ये फर्म के काम में इंटरफेरेंस नहीं कर सकता। ओके जी,
छोड़ना चाह रहा है हाँ। तो ट्रांसफर ऑफ इंटरेस्ट कर देता है, तो फिर उसका क्या सिनेरियो है? पार्टनर रिटायर्ड होना चाह रहा है। पार्टनर की जो कुछ रिस्ट्रिक्शन है ट्रांसफर ऑफ इंटरेस्ट की, हाँ हाँ तो मतलब जो पार्टनर एक्चुअल पार्टनर है हाँ ठीक है। वो अपनी जिम्मेदारी से बिल्कुल जान करना चाहता ठीक है। लेकिन आप कह रहे हैं कि ट्रांसफर ऑफ इंटरेस्ट की कुछ रिस्ट्रिक्शन है। हाँ ठीक है, वो रिस्ट्रिक्शन मैं नहीं कह रहा, कानून कह रहा है। हाँ मैं कानून कह रहा है, मैं नहीं कह रहा। सर जो रिस्ट्रिक्शन है हाँ। उसको कहना क्या चाहते हो? सुनो, मैं समझ गया आपका पॉइंट। आप हकीकत में ये कहना चाहते हैं कि अगर एक पार्टनर अपने जिम्मेदारी से, अपने इस पार्टनरशिप से जान छुड़वाने के चक्रों में अपना शेयर कह दे कि जनाब डी आइंदा के बाद देखा करेगा मेरे, यही कहना चाहते हो? ठीक है, तो वो फिर भी ट्रांसफर ऑफ राइट होगा। डी फिर भी पार्टनर नहीं होगा, पार्टनर ए ही कहलाएगा अनटिल और अनलेस ये अपने आप को रिटायर्ड नहीं कर लेता। अगर ये अपने आप को रिटायर्ड कर लेता है, पार्टनरशिप छोड़ के चला जाता है, तो फिर डी के पास भी राइट नहीं होगा, क्योंकि इसको जब शेयर नहीं मिलेगा तो डी को कहां से शेयर मिलेगा? और कुछ माइंड में है तो मुझे बताओ। हाँ, जो डी की रिस्ट्रिक्शन है वो एक्चुअली ए की जो लाइबिलिटीज है परफॉर्मेंस करने वाली है। अच्छा वो उसी परफॉर्मेंस से जान छुड़ाना चाह रहा है। कल आए थे? इतनी छुट्टियां करोगे भाई तो कहाँ समझ आएगी कि हम क्या पढ़ रहे हैं? वो पंजाबी च कहते ने ना जनाब, सारी रात हीर सौंदे रहे तो सुबह उठ के पूछा कि हीर कुड़ी से के मुंडा। तो जनाब हम यहाँ पे पार्टनरशिप के बारे में जो बात कर रहे हैं, हम बहुत थोड़ा सा आगे पहुंच चुके हैं। मैं दोबारा आपको बता देता हूं, पार्टनर के आपस में कुछ राइट्स एंड ड्यूटीज हैं, ठीक है। पार्टनर के पास एक राइट ये है, बाकी तमाम पार्टनर्स के पास राइट है कि अगर इनमें से कोई एक पार्टनर अपना शेयर ट्रांसफर करना चाहता है किसी दूसरे बंदे को, तो उसके लिए जरूरी है कि वो बाकी पार्टनर्स की इजाजत ले, ठीक है। अब अगर बी और सी ने इजाजत दे दिया ए को कि भाई ठीक है, अब हम पैसे आपको देने की बजाय मिस्टर डी को दे देंगे, ठीक है, तो ये कहलाएगा ट्रांसफर ऑफ राइट, ठीक है। अब बी और सी जितना भी ए का शेयर बनेगा वो मिस्टर डी को प्रोवाइड किया करेंगे, ए को नहीं दिया करेंगे, ओके। इस सिचुएशन में पार्टनर ए ही है। इस सिचुएशन में क्या होगा? इस सिचुएशन में डी सिर्फ पैसे ले रहा है। भाईजान, भाइयों और लास्ट भाई सुन लें, शायद आपका मसला भी हल हो जाए। डी जो है वो सिर्फ पैसे ले रहा है, ये अपने आप को पार्टनर डिक्लेयर नहीं कर सकता। लेकिन अगर लेट्स सपोज ए, बी और सी एंड को के अंदर ए कहता है कि जनाब बस मैं जान छोड़ के जा रहा हूं, अब आइंदा के बाद मेरी जगह पे मिस्टर डी आएगा एज पार्टनर, तो दिस इज नॉट पॉसिबल, ठीक है। बाकी पार्टनर अगर इसको एज पार्टनर एक्सेप्ट करेंगे, एडमिट करेंगे, तो फिर इसके पास वही राइट्स होंगे जो ए के पास राइट्स है। लेकिन अगर इसको वो सिर्फ और सिर्फ ये कह रहा है कि जी मैं अपना राइट ट्रांसफर कर रहा हूं, आइंदा के बाद जितना भी मेरा शेयर बना करेगा वो मिस्टर डी को दे दिया करना, ठीक है, तो हम क्या कहेंगे? ये सिर्फ ट्रांसफर ऑफ राइट है। इसकी औकात सिर्फ इतनी है कि इसको पैसा दे के इसका मुंह बंद करवाया जाए, ठीक है। इसमें इतनी जरूरत नहीं है कि हमें आगे पूछे, इसमें इतनी जरूरत नहीं है कि ये अपने आप को पार्टनर कहता फिर है, टांगे तोड़ देंगे इसकी, ये कहते हैं बाकी पार्टनर, मैं नहीं कहता। आगे जी, तो सबसे पहले इसके ऊपर क्या रिस्ट्रिक्शन है? ट्रांसफर ऑफ राइट के ऊपर कि ये अपने आप को पार्टनर नहीं कह सकता। नंबर 2, ये कंडक्ट ऑफ द फर्म के अंदर इंटरफेरेंस नहीं कर सकता जब तक फर्म कंटिन्यूड है, ठीक है। फर्म खत्म होते ही क्या कर लेगा? ये अकाउंट्स को रिक्वायर करके पूछ सकता है कि जनाब क्या कितने पैसे बन रहे हैं, कितने नहीं। जी अपना क्या नाम है, एक तो अपना शेयर सेल करने के लिए भी बाकियों के अप्रूवल। भाई साहब ये सेल करने के लिए भी बाकियों की अप्रूवल जरूरी है। सेल करने का क्या मतलब है कि ये कहेगा कि जनाब मैं मेरी जगह पे मैं अपना जो है वो जो भी मेरा इंटरेस्ट है इस फर्म के अंदर मैं मिस्टर डी को दे रहा हूँ, मतलब अपने जगह पे मिस्टर डी को लेके आ रहा हूँ एज पार्टनर, ओके। तो बाकियों की जरूरत है कि बाकी जो है वो बाकियों के पास राइट है कि वो अपना कंसेंट इसमें दें या ना दें। अच्छा जी, उसके बाद जनाब ना ही ये मिस्टर डी बी और सी से अकाउंट रिक्वायर कर सकता है। भाई साहब अकाउंट दिखाइए कितने पैसे बनते हैं, आपने पैसे कम दिए हैं, ओके। जो बात मैं कर रहा था कि डी को जितने पैसे बी और सी दे देंगे वो एक्सेप्टेबल है, ठीक है। डी इनको ये नहीं कह सकता कि भाई मुझे पैसे कम या ज्यादा मिल रहे हैं, अकाउंट रिक्वायर नहीं कर सकता। जाए ए के पास जाए, हमारी तरफ से ए के अब्बे के पास जाए, हमें क्या कंसर्न है भाई। ए के पास जाए, ए इनसे रिक्वायर कर सकता है क्योंकि ए कौन है? ए पार्टनर है। ए कह सकता है कि भाई साहब शेयर कम मिल रहा है।
देखना चाह रहा, मैं कभी जान चाह रहा था इससे काम से। ए ये कहना चाहता है, तो फिर वो ए और डी का आपस में झगड़ा है, हमें क्या लगे। मिसाल के तौर पर बाहर दो लोग आपस में एक दूसरे को चपेड़े मार रहे हैं, ठीक है, आपको क्या जरूरत है कि उड़ता तीर जो है वो, जरूरत है कोई? तो ए और डी का भाई साहब आपस में मसला, ए कहता है कि मुझे नहीं चाहिए, मैं पहले जान छुड़वा रहा हूं, मैंने उसको नहीं देखना, जितने पैसे मिल रहे हैं चुप करके ले लो। तो डी फिर भी बी और सी को जाके नहीं कह सकता, तो आपको क्या जरूरत है? ठीक है, ओके जी, प्लीज देखिएगा। हाँ जी, ओके, दैट्स फाइन। तो रिस्ट्रिक्शन नंबर 1, अपने आप को पार्टनर नहीं कह सकता। रिस्ट्रिक्शन नंबर 2, ये इंटरफेयर नहीं कर सकता फर्म के कंडक्ट के अंदर। नंबर 3, अकाउंट्स रिक्वायर नहीं कर सकता। और नंबर 4, बुक्स ऑफ द फर्म को इंस्पेक्ट भी नहीं कर सकता। ठीक है, बुक्स ऑफ अकाउंट्स का मतलब होता है डिटेल जो आपके जितनी भी ट्रांजैक्शन हुई है, ईच एंड एवरीथिंग, कि क्या चल रहा है, क्या नहीं, कितने क्लाइंट्स हैं, क्या हमारे एसेट्स हैं, क्या लायबिलिटीज हैं, इन तमाम चीज़ों को वो भी इंस्पेक्ट नहीं कर सकता। इसके बाद जनाब आपके पास मैंने जैसे बताया कि पार्टनर्स जो हैं वो जितने भी इसको पैसे देते हैं डी को एक्सेप्ट करना पड़ेगा। ये कोर्ट में जाके चैलेंज भी नहीं कर सकता कि मुझे शेयर कम मिल रहा है। ठीक है, तो कहते हैं जनाब चैलेंज द अकाउंट्स ऑफ प्रॉफिट एग्रीड बाय द पार्टनर। और लास्ट में कहते हैं जी ये फर्म को डिसॉल्व करने के लिए केस भी फाइल नहीं कर सकता। मिस्टर डी ये नहीं कह सकता कि जनाब ए ने शेयर मुझे दिया था, मैं फर्म डिसॉल्व करता हूं। ये ऐसा हरकत ये मिस्टर डी नहीं कर सकता। ओके, क्योंकि ये पार्टनर ही नहीं है, तो फिर ये फर्म कहां से डिसॉल्व करेगा? इसके बारे में कानून क्या कहता है कि अगर डी को कम शेयर मिल रहा है जी, जो उसको मिलना चाहिए था, वो केस भी नहीं कर सकता? या अभी आपने खुद ही बता दिया डी ए के पास जाएगा। ठीक है, और ए के पास राइट है कि वो बी और सी को जाके बुक्स ऑफ अकाउंट्स भी इंस्पेक्ट कर सकता है, वो अकाउंट्स भी पूछ सकता है और इनको क्या भी सकता है। लेकिन अगर ए ये कहे कि भाई मैं पहले ही जान छुड़वा रहा था इस काम से, मुझे नहीं पता, खुद ही निपटो, तो फिर वो उसका जवाब वही होगा जो मैंने आपको दिया था। ओके ओके जी, प्लीज देखिएगा प्रैक्टिस क्वेश्चन 16। प्रैक्टिस क्वेश्चन 16 जनाब। सॉरी, हाँ, अगर ए की डेथ हो गई है तो फिर भी, अब क्योंकि ए तो अवेलेबल नहीं है, तो फिर डी किसके पास जाएगा? उसकी कब्र पे जाके तो फिर वो फातेह ही कह सकता है, वो इसको ये तो नहीं कहेगा। वो एक मैं वीडियो देख रहा था, बड़ी मज़े की रील आई थी, वो उसमें जनाब एक चौधरी जो है वो उसकी डेथ हो जाती है कहीं, तो एक गांव का नाई होता है, नाई मतलब वो जो खाने शाने पकाता है, देगी के पकाता है, हजाम जिसको कहते हैं, वो जनाब कब्र पे खड़ा होकर दुआ मांग रहा था। पहले फातिहा पढ़ता है, उसके बाद कहता है कि जी फलाने फलाने चौधरी का नाम लेता है, कहता है जी तेरा पुत्र इन्नी इन्नी ज़बरदस्त किस्म की रोटी पकवांदा पर मैनू नहीं बुलांदा, ओनू उनके ख्वाब में जाके डरा, ओनू समझा कि मैनू बुलाए करे। ठीक है, तो डी सिर्फ यही काम कर सकता है एक ही कब्र पे जाके। नहीं भाई साहब, अल्हम्दुलिल्लाह मैं राजपूत चौहान हूँ, तो मैं वो कब्र वाला चौधरी नहीं हूँ भाई। कौन सी लड़ाई? हम शरीफ लोग हैं भाई, वापस आ जाइए। आगे जी, प्रैक्टिस क्वेश्चन 16, ये पास्ट पेपर का क्वेश्चन है बेटा। प्रैक्टिस क्वेश्चन एज यू नो पास्ट पेपर के क्वेश्चंस हैं, तो मैं एक दफा पढ़ता हूं जी। यहां पे कहता है जनाब आपके पास समीर, फौजिया एंड सोलत आर पार्टनर्स इन अ फर्म। फौजिया ट्रांसफर्ड हर इंटरेस्ट इन द फर्म एब्सोल्युटली टू हर सन आदिल। फौजिया ने क्या किया? अपने सारे के सारा जो ट्रांसफर कर दिया अपना शेयर किसको? अपने बेटे आदिल को। इन द लाइट ऑफ प्रोविजंस ऑफ पार्टनरशिप एक्ट 1932 वुड आदिल बी कंसीडर्ड अ न्यू पार्टनर इन द फर्म? ऑल्सो डिस्क्राइब द राइट्स एंड रिस्ट्रिक्शंस ऑन आदिल इन व्यू ऑफ सच ट्रांसफर। हाँ जी भाई, क्या आदिल पार्टनर समझा जाएगा? हम कहते हैं जी नहीं। अगर कोई बंदा अपना जो ट्रांसफरी ऑफ शेयर है वो कभी भी अपने आप को पार्टनर डिक्लेयर नहीं कर सकता, और उसके पास क्या राइट्स हैं वो हमने राइट्स ऊपर पढ़ लिए हैं कि जितना भी शेयर बनेगा ट्रांसफरर का वो शेयर हासिल करने का उसके पास राइट है, और जब फर्म डिसॉल्व हो रही होगी तो जितने भी उसके हिस्से में एसेट्स आएंगे, जितना भी उसका पैसा आएगा, शेयर बनेगा, वो हासिल करेगा, और अकाउंट्स को भी क्या कर सकता है? वो इंस्पेक्ट कर सकता है टू असरटेन द शेयर ऑफ ट्रांसफर। ठीक है, ये उसके पास राइट है। उसके ऊपर रिस्ट्रिक्शंस कौन सी हैं? जो भी अभी हमने रिस्ट्रिक्शंस पढ़ी कि वो अपने आप को पार्टनर डिक्लेयर नहीं कर सकता, वो फर्म के कंडक्ट में इंटरफेरेंस नहीं कर सकता, वो अकाउंट्स रिक्वायर नहीं कर सकता,
ठीक है, वो किसी किस्म का चैलेंज नहीं कर सकता, वो फर्म को डिसॉल्व करने के लिए सू नहीं कर सकता। ओके, ये सारा कुछ हम लोगों ने डिस्कस कर लिया। मैं एक दफ़ा पढ़ देता हूँ। Where a partner's interest is transferred, the transferee does not become a partner, and similarly, the transferor does not cease to be a partner. Therefore, Adil would not be considered as partner in the firm. अब आदिल के जो rights हैं, Adil would be entitled only to receive the share of the firm of the profit of the firm to which Fozia is entitled. He would be bound to accept the account of profit agreed to by the partner. Agreed to, ठीक है जी। Upon dissolution of the firm, or in case if Fozia ceases to be partner, Adil would be entitled as against the remaining partners to receive the share of assets of the firm to which Fozia was entitled, and for the purpose of ascertaining that share, he would be entitled to ask for accounts as from the date of the dissolution. Okay? और इसके ऊपर restrictions कौन सी हैं? Adil would not be entitled during the continuance of the partnership to interfere in the conduct of the business, to require accounts, to inspect books of accounts, और इसके साथ साथ वही जो अपने हम ऊपर पढ़ा कि वो पार्टनर भी अपने आप को डिक्लेयर नहीं कर सकता और ना ही फर्म को डिसॉल्व करने के लिए सू कर सकता, वो सारे के सारे यहाँ पे आ जाएंगे। ओके जी, यहाँ तक के मसला मसाइल। जी जी प्लीज, आंसर भी अजीब सा होगा, फिर मुझे ना कहना। ठीक है, कोई मसला नहीं। ठीक है, अपना क्या नाम है? क्या किसका? सर सुन, अच्छा सुनाओ। सुन लें। जी जी प्लीज सुनाओ। उसका क्या नाम है, जो ओरिजिनल पार्टनर था उसका शेयर अगर 90 बन रहा था प्रॉफिट में, ठीक है, और सब पार्टनर को उन्होंने 60 दिया, ठीक है, जो रिमेनिंग का 30 था उससे भी ऐड बैक होता है। जब डिसोल्यूशन होगी तो क्या वो 30 भी उससे रिसीव होगा? अगर तो अकाउंट्स के अंदर, अगर फर्म के प्रॉफिट के अंदर वो सारा कुछ ऐड बैक हो रहा था, तो एट द डिसोल्यूशन ऑफ द फर्म ए का जितना हिस्सा बन रहा था, डी के पास राइट है कि वो उस हिस्से को असर्टेन करे, ठीक है, और जितना उसका हिस्सा बनता है वो सारे के सारा लेने के लिए एंटाइटल्ड है। लेकिन अगर उन्होंने 60 इसको देते रहे हैं, बनता 90 था, और ये जो 30 था वो खुद ही इंजॉय करते रहे हैं दोनों के दोनों, तो फिर फर्म के अकाउंट में तो कोई पैसा नहीं आ रहा होगा, ठीक है। तो एट द डिसोल्यूशन ऑफ फर्म तो वो पैसा शो नहीं हो रहा होगा, तो फिर उसके लिए डी एंटाइटल भी नहीं होगा। ओके, अच्छा जी, इसके बाद जनाब हम लोग बात करते हैं, ये बड़ी मजे की चीज़ है, माइनर एडमिटेड टू द बेनिफिट्स ऑफ द पार्टनरशिप। कि जनाब माइनर को हमने एडमिट किया किसके लिए? ओनली फॉर बेनिफिट, यानी कि ये जो हमने एक पढ़ा था ना, पार्टनर इन प्रॉफिट ओनली, तो वो उसकी बात कर रहा है। माइनर के बारे में हम लोगों ने सारा कुछ डिस्कस किया हुआ है कि जनाब एक माइनर के साथ किया गया एग्रीमेंट क्या है, वॉइड एब इनिशियो, लेकिन अगर कोई एग्रीमेंट माइनर के हक में किया जाए तो वो बिल्कुल वैलिड एग्रीमेंट होता है, ठीक है जी। तो इसी तरह से अगर माइनर को आप एज पार्टनर एडमिट करते हैं बाकी तमाम पार्टनर अपनी कंसेंट के साथ, तो हम समझेंगे कि जनाब ये बिल्कुल ठीक एग्रीमेंट है और माइनर इसके लिए क्या होगा? लायबल होगा, ठीक है। और थर्ड पार्टी को 100%, लेकिन सिर्फ और सिर्फ फर्म को उसके माइनर के वही पैसे जाएंगे जो उसने फर्म में इंट्रोड्यूस करवाए हुए हैं, उसके अलावा पर्सनली फर्म के लिए वो पर्सनल लायबल नहीं होगा, लेकिन थर्ड पार्टी को वो पर्सनली लायबल होगा। ओके, तो यहाँ पे देख लो जनाब, सिंस अ माइनर इज नॉट कैपेबल फॉर ऑफ एंटरिंग इनटू अ कॉन्ट्रैक्ट बाय or with a minor is void ab initio. In explanation from the beginning, since partnership is formed by a contract, a minor cannot enter into a partnership agreement, but with the consent of all partner for the time being, a minor may be admitted to the benefits of existing partnership. ठीक है? The benefit of partnership includes benefits which the minor would enjoy if he was a major. अच्छा जी, इसके बाद जनाब हम लोग आते हैं पोजीशन ऑफ माइनर बिफोर अटेनिंग मेजॉरिटी। अच्छा जी, अब मेजर होने से पहले जब तक वो माइनर था तब तक हमने उसको माना हुआ था कि पार्टनर इन प्रॉफिट ओनली, तो उसके पास क्या क्या राइट्स थे? तो सब पार्टनर से थोड़े से ज्यादा राइट्स इसके पास होंगे, ठीक है। जैसे कि मिसाल के तौर पर कहते हैं जनाब, माइनर एडमिटेड टू द बेनिफिट्स ऑफ द पार्टनरशिप हैज राइट, कौन सा राइट है जनाब उसके पास? टू सच शेयर ऑफ प्रॉपर्टी एंड प्रॉफिट्स ऑफ द फर्म एज एग्रीड विद द पार्टनर, कि जितना पार्टनर के साथ यानी कि एग्री किया था, पार्टनर ने कहा जनाब हम आपको हर महीने 100 रुपये दिया करेंगे, तो माइनर के पास राइट है कि वो क्या करे? हर महीने 100 रुपये रिसीव करे पार्टनरशिप से। और दूसरी बात हमने कहा था कि डिसोल्यूशन के ऊपर इसके पास राइट होगा अकाउंट देखने का, ठीक है, लेकिन ये फर्म के दौरान ही माइनर को राइट मिल जाएगा, यानी कि डिसोल्यूशन के ऊपर नहीं, फर्म के दौरान ही राइट मिल जाएगा किस चीज का? टू हैव एक्सेस टू एंड इंस्पेक्ट एंड कॉपी एनी ऑफ अकाउंट बट नॉट बुक्स ऑफ अकाउंट्स ऑफ द फर्म, कि वो
अकाउंट को रिक्वायर कर सकता है, अकाउंट की कॉपी ले सकता है, अकाउंट को इंस्पेक्ट कर सकता है। बुक्स ऑफ अकाउंट्स की बात नहीं कर रहे, हम सिर्फ अकाउंट्स की बात कर रहे हैं, यानी कि डिटेल की बात नहीं कर रहे, जस्ट वो जो प्रॉफिट एंड लॉस जितना भी आएगा सिर्फ उसको ये एक्सेस कर सकता है। ओके, समझ आ गई बात की। ट्रांसफरी के पास ये राइट कब मिल रहा था उसको, अकाउंट्स को इंस्पेक्ट करने का, ऑन डिसोल्यूशन। ठीक है, ड्यूरिंग द फर्म या ड्यूरिंग द कंटिन्यूएशन ऑफ फर्म ये किसी किस्म का इंटरफेयर नहीं कर सकता था, लेकिन माइनर कर सकता है, अकाउंट्स को रिक्वायर कर सकता है। उसके बाद मैंने बताया कि माइनर की लायबिलिटी क्या होती है, फर्म के पॉइंट ऑफ व्यू से लिमिटेड अप टू द अमाउंट इंट्रोड्यूस्ड इन द फर्म, लेकिन थर्ड पार्टी को क्या होगी, अनलिमिटेड होगी, वो पर्सनल लायबल भी होगा। देखिए, द माइनर एडमिटेड टू द बेनिफिट्स ऑफ पार्टनरशिप इज नॉट पर्सनली लायबल फॉर द एक्ट ऑफ द फर्म, ओनली हिज शेयर इन द फर्म इज लायबल फॉर सच एक्ट्स इन एक्सप्लेनेशन लिमिटेड लायबिलिटी। ओके, बाकी जैसे बाकी तमाम पार्टनर ए, बी और सी जैसे ये पर्सनल लायबल हैं, डी जो होगा अगर ये माइनर है सिर्फ बेनिफिट हासिल कर रहा है तो ये पर्सनल लायबल नहीं होंगे, ये सिर्फ इसकी अमाउंट जितनी इसने इंट्रोड्यूस करवाई है फर्म के अंदर सिर्फ वही अमाउंट इसकी लॉस में जाएगी। ठीक है, और बाकी पार्टनर पर्सनल लायबल होंगे। अच्छा जी, इसके बाद जनाब डिसेबिलिटीज, जिसका मतलब ये है कि इसके ऊपर क्या क्या रिस्ट्रिक्शंस हैं। तो जो रिस्ट्रिक्शंस ट्रांसफरी के ऊपर थी तकरीबन वही रिस्ट्रिक्शंस इसके ऊपर भी हैं, जैसे कि नंबर 1 कि अपने आप को ये पार्टनर डिक्लेयर नहीं कर सकता। ठीक है, नंबर 2 कहते हैं जनाब जितना इसको शेयर मिल रहा है इसको शेयर एक्सेप्ट करना पड़ेगा, लेकिन अगर इसको लगता है कि जनाब शेयर ज्यादा मिलना चाहिए था और शेयर कम मिल रहा है तो इसको पहले पार्टनरशिप छोड़नी पड़ेगी, फिर ये कोर्ट में जाके केस फाइल कर सकता है। ठीक है, ट्रांसफरी के पास ये राइट नहीं था कि वो फर्म के खिलाफ जाके केस फाइल करे, लेकिन माइनर के पास राइट है कि अगर उसको लग रहा है कि जनाब उसका शेयर कम उसको मिल रहा है और वो शेयर ज्यादा हासिल करने के लिए कोर्ट के साथ रुजू करता है तो फिर लॉ कहता है जनाब पहले इसको पार्टनरशिप छोड़नी पड़ेगी। ठीक है, उसके बाद ये अपने कोर्ट में जाके केस फाइल कर सकता है कि जी मुझे ज्यादा पैसे मिलने चाहिए थे, मुझे इन्होंने कम पैसे दिए। देखिएगा क्या कह रहा है जनाब, डज नॉट हैव स्टेटस ऑफ पार्टनर। नंबर 2 मे नॉट सू पार्टनर फॉर प्रॉफिट एंड प्रॉपर्टी, के प्रॉफिट और प्रॉपर्टी के लिए ये सू फाइल यानी कि केस फाइल नहीं कर सकता, एक्सेप्ट डिसकनेक्टिंग हिज रिलेशन विद द फर्म, कि अगर ये फर्म से डिस्कनेक्शन हासिल कर लेता है, डिस्कनेक्ट हो जाता है फर्म से, फर्म को छोड़ देता है, फिर ये जाके क्या कर सकता है, केस फाइल कर सकता है और अपना हिस्सा जो है वो मांग सकते हैं। उसके बाद जनाब इज नॉट एंटाइटल्ड टू हैव एक्सेस टू बुक्स अदर देन अकाउंट्स, के अकाउंट तो हासिल कर सकता है, अकाउंट्स को तो इंस्पेक्ट कर सकता है, लेकिन बुक्स ऑफ अकाउंट्स को ये इंस्पेक्ट नहीं कर सकता। ओके, अच्छा जी, इसके बाद जनाब बड़े मजे की चीज जिसके ऊपर आई कैप के बहुत सारे केस स्टडीज आए हुए हैं, और वो क्या है जनाब, डिसीजन टू कंटिन्यू और लीव। ये आपको थोड़ा सा मैं बता देता हूं। देखिए, लेट्स सपोज एबीसी एंड को में एक बंदा था डी जो कि माइनर था। इन तीनों पार्टनर ने एडमिट कर लिया कि हम इसको पार्टनर इन प्रॉफिट ओनली इसको एडमिट कर लेते हैं। तो ये प्रॉफिट एंजॉय कर रहा था जब तक ये माइनर था। अब ये हो चुका है मेजर। लेट्स सपोज 1/1/2024 को ये बंदा मेजर हो चुका है। 18 साल से ज़्यादा अगर पेरेंट्स हैं 18 साल का हो चुका है, और अगर पेरेंट्स नहीं है तो 21 साल का हो चुका है, मतलब मेजर हो चुका है। तो लॉ कहता है इसको 6 महीने के अंदर 6 महीने के अंदर अंदर डिसाइड करना पड़ेगा कि इसने पार्टनरशिप को एज पार्टनर ज्वाइन करना है या पार्टनरशिप को छोड़ देना है। अब ये 6 महीने कब से स्टार्ट होंगे? तो लॉ ने बताया जनाब अर्लियर ऑफ नंबर 1 एज ऑफ मेजॉरिटी, और नंबर 2 यानी कि किन दोनों में से when he comes to know about his partnership, कि जब उसको पहली दफा पता चलेगा, जब उसको पता चलेगा कि जनाब उसको पार्टनरशिप फर्म में पार्टनर में प्रॉफिट के तौर पर एडमिट किया हुआ है। मिसाल के तौर पर मिस्टर डी जो है वो एक माइनर है, मिस्टर ए का ये भतीजा है,
और मिस्टर ए ने इसके पैसे लगवाए थे फर्म के अंदर और मिस्टर डी को नहीं बताया था कि उसका पैसा, उसका शेयर जो है वो मैंने एक फर्म में लगा के उसको पार्टनर में प्रॉफिट ओनली बनाया हुआ है, मिस्टर डी को नहीं पता था। ठीक है, और जैसे ही ये मेजर हुआ